आज हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये है कि आप सब लोगों ने जल परियों वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन को एलियंस पे वीडियो बनाने की डिमांड से भर रखा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो मिस्ट्री से भरी होगी और आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते। इसकी सच्चाई बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर आपको ये फेक लगती है तो नीचे कमेंट कर दीजिए फेक, अगर आपको ये रियल लगती है तो नीचे कमेंट कर दीजिए रियल। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं इज इट रियल फाइंड आउट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बजेगी उनकी पुंगी, चोर उचक्का या हो ढोंगी। तो एलियंस की रियलिटी बताने के लिए मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिनको देखने के बाद आप एलियंस की रियलिटी खुद ही जान जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, जॉन साल्टर JR एंड हिज सन। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा के बहुत ही इंटेलिजेंट एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जॉन साल्टर और उनके बेटे मार्च 20, 1988 को घने जंगलों के बीच जाती एक रोड पे ड्राइव कर रहे थे। टाइम था 6:25 PM। उनके साथ एक अजीब सी चीज हुई एंड उनकी ड्राइविंग की डायरेक्शन अचानक से बदल गई। वो जा रहे थे नॉर्थ साइड बट उन्होंने नोटिस किया कि वो साउथ की डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। फिर उन्होंने दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली बट उन्हें पता चला कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे चले गए थे। रास्ता पहले ही काफी लंबा था और ऊपर से ये अजीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस और बढ़ गया था। तो उन्होंने अपने ट्रक में ही रात बिताने की सोची। फाइनली वो रेस्ट करते करते सो गए। देन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने एक स्पेसशिप को देखा जो बिल्कुल राउंड था एंड काफी फास्ट घूम रहा था और वो उन्हें बिना कुछ कहे आराम करने के लिए वो थोड़ी देर सो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था तो उन्हें याद आया कि फिर इस बात को भुलाकर वो अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनका सिर जोर से दर्द करने लगा। हिला नहीं पा रहे थे जैसे किसी ने पैरालाइज किया हो। उन्हें ये भी याद आ रहा था कि कोई 4-5 फीट के बड़े सिर एंड बड़ी आंखों वाले एलियंस थे जो उन्हें अपने एयरक्राफ्ट में ले गए थे और उन्हें एक डेंटिस्ट चेयर लेकिन बहुत ही एडवांस चेयर पे बिठा के उनके नाक में कुछ इंजेक्ट किया गया एंड गले की थायराइड वाले पार्ट में भी कुछ इंजेक्ट किया बट वो उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बट सिर्फ जैसे इंसान जानवरों पे मेडिसिन के टेस्ट करता है ऐसे ही एलियंस भी उन पे किसी तरह के कोई टेस्ट कर रहे थे। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तब उन दोनों जगहों पर इंजेक्शंस के निशान भी मिले। उन्हें डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रख के पता लगाया गया कि उनकी बॉडी में आखिर डाला क्या गया है। लेकिन कुछ दिन बाद डॉक्टर ने ये नोटिस किया कि प्रोफेसर के बाल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रो कर रहे हैं और उनके बेटे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। उसकी हाइट कुछ ही दिनों में नॉर्मल टीनेजर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जॉन साल्टर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। बट स्टिल उनका लाइट डिटेक्शन टेस्ट किया गया और उसमें ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पॉइंट नंबर 3, मिस्ट्री ऑफ वैनिश्ड एयरक्राफ्ट। अक्टूबर 21, 1978 के शाम को 6:19 पर 20 साल के पायलट फ्रेडरिक ऑस्ट्रेलिया के मोराबिन एयरपोर्ट से उड़ान भरे और उन्हें जाना था किंग्स आइलैंड पर। डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे का ही था। आसमान की बात करें तो उस समय तापमान एंड विजिबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल थी। 6:19 पर उड़ान भर के 7:06 पर उन्होंने मेलबर्न के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज किया और उनसे पूछा कि क्या मेरे आसपास कोई और एयरक्राफ्ट है। तो टीम ने बताया कि उनके आसपास कोई और एयरक्राफ्ट नहीं है। तभी फ्रेडरिक ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर एक बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट मुझे फॉलो कर रहा है और ये एयरक्राफ्ट गोल था जबकि धरती पर कोई गोल एयरक्राफ्ट नहीं बनते। और उन्होंने ये भी बताया कि एयरक्राफ्ट के बेस पे 4 अजीब सी लाइट्स बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये UFO ऐसा कर रहा है मानो उनके साथ कोई गेम खेल रहा हो। जिस तरफ वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे उसी को ये UFO फॉलो कर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले ऐसा एयरक्राफ्ट कभी नहीं देखा और ये देखने में चमकीला और मेटेलिक है और ये बार बार ग्रीन कलर की लाइट्स निकाल रहा था। 7:06 से 7:09 तक ये बात चली और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो UFO जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट फाइनली गायब हो गया है। ये मैसेज ठीक 7:09 पर आया था लेकिन 7:12 पर उन्होंने फिर से कंट्रोल टीम को मैसेज किया कि ये फिर से मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है और उसके 20 मिनट बाद सिग्नल ब्रेक होने लगा और उसके बाद कुछ टूटने की आवाज आई और उसके बाद प्योर साइलेंस।
17 सेकंड की प्योर साइलेंस के बाद सिग्नल कंप्लीटली लॉस्ट। जब ये खबर अथॉरिटीज को गई तो उन्होंने 4 दिन तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की और हर पॉसिबल जगह पर सर्च किया, बट फ्रेडरिक कहीं नहीं मिले। और इस घटना की ऑफिशियल स्टेटमेंट पता है क्या आई? The real reason for the disappearance of Frederick's aircraft has not been determined। बहुत सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि फ्रेडरिक बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और अगर वो क्रैश हुए होते तो वो कहीं ना कहीं जरूर मिलते, पर पूरी छानबीन के बाद भी वो कहीं नहीं मिले। और कमाल की बात ये है कि वो सिस्मा 182 प्लेन उड़ा रहे थे, जो कि इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इमरजेंसी में आप उसे पानी में भी लैंड करवा सकते हैं और वो प्लेन तैरने लगेगा। तो कोई चांस ही नहीं है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ होगा। शायद एलियंस उनके एयरक्राफ्ट को अपने साथ अंतरिक्ष में ले गए। और कमाल की बात यह है कि जिस दिन वो गायब हुए उस दिन एक किसान ने बोला कि मैंने अपने खेतों के ऊपर एक यूएफओ देखा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एयरक्राफ्ट के साइड में एक प्लेन लटका हुआ था, जैसे वो उसको अपने साथ कहीं ले जा रहा हो। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चली कि उसी दिन और भी काफी जगहों पर यूएफओ देखा गया था और उनके गायब होने के 20 मिनट पहले एक फोटोग्राफर के कैमरे में ये इमेज भी रिकॉर्ड हुई और यहाँ आप उस रियल इमेज को देख सकते हैं। फ्रेडरिक का अजीब ढंग से यूएफओ को देख के गायब होना और आज तक उनका ना मिलना और साथ ही में इतने एलियन साइटनिंग से ऐसा लगता है कि मानो इस धरती पे कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। पॉइंट नंबर 2, वाव सिग्नल। 15 अगस्त 1977 को ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड सिग्नल रिसीव किया। वो सिग्नल सैजिटेरियस नाम के तारामंडल से आया था। जेरी आर अहमद, जो कि एक भूगोल शास्त्री हैं, उनको इस सिग्नल के बारे में कुछ दिन बाद पता चला जब वो रिकॉर्डेड डाटा चेक कर रहे थे। इस सिग्नल के बारे में जानकर वो इतने हैरान और खुश हुए कि उन्होंने इस सिग्नल की रीडिंग को लाल पेन से हाईलाइट करके वाव लिख दिया। तब से इस सिग्नल को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाने लगा और ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड्स तक रिकॉर्ड किया गया था। काफी साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को दोबारा ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट ये सिग्नल उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस सिग्नल को भेजा किसने था? सैटेलाइट, नेचुरल सोर्स या फिर एलियंस ने? अगर आप सोच रहे हैं कि वाव सिग्नल किसी नेचुरल सोर्स से आया था, तो साइंटिस्ट ने बताया कि बिग एयर टेलीस्कोप में जो रिसीवर यूज किया गया है उसमें 50 रेडियो चैनल्स थे और वाव सिग्नल सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर था और बाकी चैनल्स पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन या फिर शोर नहीं था। तो अगर किसी नेचुरल सोर्स ने ये सिग्नल एमिट किया होता तो ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं मिलता, जबकि वाव सिग्नल काफी नैरो और फोकस था। साथ ही में ये सिग्नल उन 72 सेकंड्स में कम से ज्यादा हुआ और वापस कम। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सिग्नल किसी नेचुरल सोर्स से नहीं बल्कि किसी आर्टिफिशियल सोर्स से ही आया था। तो अगर आप अब सोच रहे हैं कि ये सिग्नल किसी सैटेलाइट से आया था, तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर ये सिग्नल किसी सैटेलाइट से आया होता तो वो सिग्नल हम पिछले 40 सालों में दोबारा रिसीव जरूर करते, क्योंकि सैटेलाइट्स 24 घंटे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो लास्ट में बचते हैं एलियंस। काफी साइंटिस्ट ने वाव सिग्नल के बाद ये बात मानी कि ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन से आया हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। बिग एयर टेलीस्कोप में 2 एडवांस रिसीवर्स यूज किए गए थे, जिसमें सिर्फ एक एंटीना पे ही वाव सिग्नल रिकॉर्ड किया गया। इसी वजह से उस सिग्नल की प्रॉपर लोकेशन बताना काफी मुश्किल है और हम यही पता लगा पाए हैं कि वाव सिग्नल सैजिटेरियस तारामंडल या उसके आसपास कहीं से आया था। तो इतनी दूर किसी सिग्नल को आने के लिए उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो ये सिर्फ एलियंस का किया गया काम ही हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, वैनिश्ड मलेशियन एयरलाइन। मलेशियन एयरलाइन 370 के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 मार्च 2014 को ये कोलालमपुर से सुबह के 12:35 पर चली और उसे पहुंचना था बीजिंग चाइना में सुबह 6:30 पे, लेकिन ये प्लेन रास्ते में ही कहीं रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सुबह 12:35 पे चल के इसे 5 घंटे 34 मिनट के फ्लाइट टाइम से बीजिंग चाइना में पहुंचना था और इसमें फ्यूल था 49,100 किलोग्राम, जिसके साथ ये बड़े आराम से 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ सकता था और किसी इमरजेंसी सिचुएशन से भी बड़े आराम से निकल सकता था। ये प्लेन 11 साल पुराना था और इसके साथ पहले कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसको उड़ाने वाले 2 पायलट, जिसमें से एक थे ज़हीर अहमद शाह, जिनको 18,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था
और उनके को पायलट थे फरीक अब्दुल हामिद, जिनको 2700 घंटे और 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। प्लेन में टोटल 239 लोग थे, जिसमें से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स थे, जो कि अलग अलग कंट्रीज से थे इंक्लूडिंग इंडिया। ये प्लेन सुबह 12:42 पर उड़ान भरा और दोनों पायलट लगातार एयर कंट्रोल टीम के कांटेक्ट में थे। 1:19 पर उनकी आखिरी बार बात हुई और उन्हें बोला गया कि अब वो वियतनाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करें, और पायलट्स ने उनका ये मैसेज रिसीव करके गुड नाइट भी बोला। और सही 3 मिनट बाद वो प्लेन वियतनाम और कुआलालंपुर के रडार से अचानक गायब हो गया और अब इस प्लेन से किसी तरह का कोई मैसेज या सिग्नल नहीं आ रहा था। बट स्टिल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सैटेलाइट्स की हेल्प से कांटेक्ट करके ये पता लगाया कि मलेशियन एयरलाइन ने गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर से सीधा जाने की बजाय राइट साइड टर्न ले लिया है और फिर साथ ही में लेफ्ट टर्न ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने मलेशियन एयरलाइन को पकड़ के घुमा दिया हो, और फिर ये प्लेन इसी डायरेक्शन में पीछे की ओर आया और पता लगा कि ये प्लेन की ऊंचाई एकदम से कम ज्यादा हो रही थी, और फिर 1:52 पर उसने फिर से राइट टर्न ले लिया और मलेशियन एयरलाइन की लास्ट लोकेशन 2:22 पर इंडियन ओशियंस के ऊपर डिटेक्ट की गई थी, क्योंकि रेडार्स की पहुंच भी सिर्फ यहीं तक थी। लेकिन इसके बाद भी मलेशियन एयरलाइन अनकन्फर्म तरीके से सैटेलाइट्स के कांटेक्ट में था, बट सैटेलाइट से ट्रेस हुई ये लोकेशन को किसी तरह से भी कंफर्म नहीं बोला जा सकता। तो सैटेलाइट से पता लगाया गया कि मलेशियन एयरलाइन 5 घंटे ओशियंस के ऊपर ही उड़ान भर रहा था, और इसी बीच सैटेलाइट्स के थ्रू प्लेन में 2 फोन कॉल्स भी किए गए, लेकिन किसी ने उन कॉल्स को रिसीव नहीं किया जबकि प्लेन लगातार उड़ान भर रहा था। और इसी बीच सैटेलाइट से पता चला कि इस प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 5-6 घंटे उड़ान भरने के बाद कुछ खराबी भी आ गई थी। अब भगवान जाने के वो उड़ान भर भी रहा था या फिर एलियंस के थ्रू कहीं ले जाया जा रहा था। सैटेलाइट्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मलेशियन एयरलाइन इस जगह के आसपास फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हुआ होना चाहिए, लेकिन इस मिस्ट्री के तुरंत बाद से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इसे 19 समुद्री जहाजों और 345 आर्मी यूनिट्स ने ढूंढना शुरू किया, जिसमें थे कुछ एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स, अंडर वाटर डाइवर और ऐसे ही कुछ और एडवांस चीजें भी। और ये सर्च लगभग 3 साल चली और ये आज तक की सबसे महंगी सर्च मानी जाती है, जिसमें 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन इस सर्च के बाद से ही काफी अफवाहें उड़ने लगी कि उनके एयरप्लेन को एलियंस कहीं ले गए हैं। करोड़ों रुपए की ये सर्च और उसमें भी समुद्र का कोना कोना तक छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो काफी साइंटिस्ट ने ये बात कही कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उनको एलियंस ने अगवा कर लिया हो। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये वीडियो मिस्ट्री से भरी होगी और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एलियंस की एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा। तो अब सुनिए, एलियंस की एग्जैक्ट लोकेशन है अमेरिका का एरिया 51, जहाँ पे इस टाइम अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो आपको दिखेगी बहुत लंबी चौड़ी बंजर जमीन, और अगर आप इसको वहां जा करके कहीं दूर से देखेंगे तो भी आपको बंजर जमीन ही दिखने वाली है। लेकिन अगर आप इस जगह के आसपास दिखाई दिए और आपने एरिया 51 की बंजर जमीन में घुसने की कोशिश भी की तो आपको गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, वहां जाना सख्त मना है और आर्मी को शूट एट साइट का ऑर्डर भी मिला हुआ है। लेकिन जब इस शूट एट साइट का रीजन पूछा गया कि भला ऐसा क्यों, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बोल के बात खत्म कर दी कि एरिया 51 में कुछ एडवांस्ड वेपन्स का निरीक्षण करने के लिए उनको वहां चलाया जाता है। मतलब ये कि ये जगह उन वेपन्स के लिए सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड है। लेकिन इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हुई हैं और होती भी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे रखे गए थे कुछ अधमरे या मरे हुए एलियंस। बहुत से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जब न्यूज में ये बताया कि वहाँ एलियंस रखे गए हैं और उन पे टेस्ट किए जाते हैं तो उनको पागल बताकर जॉब से निकाल दिया गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उनको वहाँ पे उस जगह की रखवाली करने के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ देख लिया एलियंस को, और इसी वजह से कोई 2-4 नहीं बल्कि काफी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को पागल बताकर निकाला जा चुका है। और कुछ साल पहले चाइना ने भी खुद ये बात मानी कि उन्होंने सैटेलाइट्स की हेल्प से एरिया 51 में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब और एडवांस्ड एयरप्लेन्स को वहां देखा है, और उनमें से 1-2 प्लेन्स को चाइना ने सिर्फ देखने भर से बनाया भी है। लेकिन अमेरिका के लोगों और आर्मी को उन एयरप्लेन्स के बारे में काफी देर बाद पता चला था कि हमारे पास ऐसे एयरप्लेन्स भी हैं, जिनमें है कुछ एलियन टेक्नोलॉजी वाले स्टेल्थ एयरप्लेन्स जो रडार पे आते ही नहीं है।
अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी एलियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही मारा था। और फिर आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका ने वहां अपने एक प्लेन को जानबूझकर ब्लास्ट भी किया था। कारण ये था कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो प्लेन उड़ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने उसे ब्लास्ट करके खत्म ही कर दिया ताकि उनकी वो एलियन टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ में ना आए। और एरिया 51 की बातें सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। काफी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिनको वहां से निकाल दिया गया, उन्होंने ये भी बताया कि कई बार एरिया 51 में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब क्रैश्ड एयरप्लेन्स लाए जाते थे, मानो वो इस धरती के हों ही ना। और उन एयरक्राफ्ट के क्रैश होने या किसी के मरने की कोई न्यूज भी नहीं आती थी, जबकि ये जिस जगह क्रैश होते थे वहाँ के लोगों को एक्सपेरिमेंट बोल के चुप करवा दिया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चाई कभी किसी से नहीं छुपती। तो इन एयरक्राफ्ट के क्रैश होने वाली जगह पर मौजूद लोगों ने एलियंस को अधमरे या मरे पड़े देखे होने का भी दावा किया है। लेकिन आर्मी वाले उस जगह से सब कुछ उठा के ले जाते थे और फिर उस जगह की अच्छे से सफाई कर देते थे ताकि कोई सबूत ना मिले। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन लोगों को पागल या फिर कुछ और बहाने बनाकर चुप करवा देते थे। यहाँ पे मतलब साफ है कि अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बिना या तो बाकी सब लोग पागल हैं या फिर वो हमसे एलियंस को छुपा रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं, अमेरिका इतना एडवांस्ड क्यों है उनके पास इतने एडवांस्ड वेपन? ये सब उन्हें मिला है एलियन से, जिनको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके दोबारा बना लिया है। इसके बिना दुनिया में इतनी यूएफओ और एलियन साइटिंग्स हुई हैं, तो सबको तो जुटलाया नहीं जा सकता ना। सो अकॉर्डिंग टू अस एलियंस आर रियल। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहूंगा, और वो ये है कि अगर आपके साथ कहीं एलियन साइटिंग्स हो सके तो आप चुप रहेंगे और ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इसका कारण ये है कि वो हमारे इंसानों जैसे ही हैं, बल्कि हमसे कहीं ज्यादा बेहतर और एडवांस भी, तो उन्हें भी जीने का पूरा हक है। आज तक जितने भी एलियन एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें एलियंस ने सिर्फ इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अगर वो सरकार के हाथ लग गए तो वो इन्हें नहीं छोड़ने वाली। तो अब आप हमें बताएं, हमारा कोई हक नहीं बनता उनको बचाने का? छोड़ देंगे आप उन्हें उनके हाल पर, मरने देंगे उन्हें? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं और हम सब लोग मिलकर उनको किसी तरह से बचा पाएं, ना कि इनके ऊपर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करें। हो सकता है फ्यूचर में हम अच्छे दोस्त बन जाएं और अंतरिक्ष के कई रहस्यों के बारे में भी हम उनसे जान पाएं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने और इंडिया को रूमर फ्री बनाने में हमारा साथ देने के लिए इस बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रही कुछ और ऐसी ही वीडियोस, इनको देखने के लिए इन पे क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही में हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए।